कल्पना कीजिए आप किसी को दो विकल्प देते हैं, वो जो भी चुने, चाहे कुछ भी चुने, जीत सिर्फ आपकी होगी, हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है? क्या आप किसी को ऐसे जाल में फंसाना चाहते हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो और वो खुद को ही इसका दोषी समझे? आज हम बात करेंगे उस अदृश्य धागे की जिससे आप दूसरों के फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक बुन सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये है डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा टूल जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो दुनिया आपके इशारों पर नाच सकती है। हम आपको सिखाएंगे वो कला जहां आप सामने वाले को दो ऐसे विकल्प देंगे जिनमें से वो जो भी चुनेगा फायदा सिर्फ आपका होगा। जी हाँ, सिर्फ आपका। वो सोचेगा कि उसने अपनी मर्जी से चुनाव किया है, लेकिन असल में उसे आपने उसी रास्ते पर धकेल दिया था जहां आप उसे देखना चाहते थे। हम सब चाहते हैं कि हमारे काम हमारी मर्जी से हो, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने फायदे देखते हैं और हमें हाथ मलते रह जाना पड़ता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस गेम के नियम बदल सकते हैं? क्या हो अगर आप खुद को उस सिचुएशन में पा सके जहां ना कहने का कोई रास्ता ही ना हो? यही है आज का टॉपिक। हम सीखेंगे वो ताकतवर तरीका जिससे आप हर सिचुएशन में विनर बनेंगे। ये सिर्फ किसी प्रोडक्ट को बेचने का तरीका नहीं है, ये रिश्तों में, बिजनेस में, दोस्ती में हर जगह काम करता है। ये इंसान के दिमाग के उस कमजोर पॉइंट पर अटैक करता है जहां उसे लगता है कि वो आजाद है, लेकिन वो आजाद होता नहीं। वो सिर्फ उन रास्तों में से एक चुन रहा होता है जो आपने उसके लिए पहले से ही तय कर दिए हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल सवाल से। आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपसे पूछता है आप कैश देंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे? सोचिए, उसने आपसे ये नहीं पूछा कि आप खरीदेंगे या क्या आप पैसे देंगे। उसने सीधा आपको दो ऑप्शन दे दिए, कैश या कार्ड। दोनों ही ऑप्शन में उसे पेमेंट मिलेगी, उसका काम हो गया। उसने आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया, उसने आपको सिर्फ पेमेंट के तरीकों में से चुनने का विकल्प दिया और इसी में सारा खेल छिपा है। इसे डार्क साइकोलॉजी की भाषा में फोर्स चॉइस इल्यूजन कहते हैं, यानी मजबूर चुनाव का भ्रम। आप सामने वाले को दिखाते हैं कि उसके पास चॉइस है, जबकि असल में उसके पास आपकी जीत के अलावा कोई और चॉइस होती ही नहीं। वो सोचता है कि उसने आजादी से फैसला लिया है, लेकिन वो आपके बुने हुए जाल में फंस चुका होता है। तो ये काम कैसे करता है? इंसान का दिमाग दो चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। पहला, किसी चीज को खोने से, लॉस अवर्शन, और दूसरा ये महसूस करने से कि उसके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है। जब आप किसी को सीधा सीधा कोई काम करने को कहते हैं तो उसका ईगो बीच में आता है। उसे लगता है मैं क्यों करूं, मेरी मर्जी। लेकिन जब आप उसे दो ऑप्शन देते हैं तो उसका दिमाग एक अलग तरह से रिएक्ट करता है। उसे लगता है ओ, मेरे पास चॉइस है, मैं इन दोनों में से एक चुन सकता हूं। और जैसे ही वो ये सोचता है वो आपके जाल में फंस जाता है, क्योंकि दोनों ही चॉइस आखिर में आपको ही फायदा पहुंचाने वाली होती है। पहला कदम है इस माइंडसेट को समझना। आप गिव एंड टेक वाले सिचुएशन में नहीं हैं। आप एक आर्किटेक्ट हैं जो सामने वाले के लिए रास्ते डिजाइन कर रहे हैं। आप उसके लिए एक भूल भुलैया बना रहे हैं जिसके हर रास्ते का अंत आपके फायदे में होता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी की। इंसान को कंट्रोल का भ्रम बहुत पसंद है। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ का मालिक है। जब आप उसे कोई सीधा कमांड देते हैं तो उससे उसका कंट्रोल छिनता हुआ महसूस होता है। वो रेजिस्ट करता है, विरोध करता है। लेकिन जब आप उसे दो विकल्प देते हैं तो उसे लगता है कि उसने कंट्रोल वापस ले लिया। चलो, कम से कम मैं ये तो चुन सकता हूं। लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये कंट्रोल भी आपने ही उसे दिया है अपनी मर्जी से। इसे आप एक पेरेंटिंग ट्रिक के तौर पर भी देख सकते हैं। बच्चे अक्सर होमवर्क करने से कतराते हैं। अगर आप उनसे सीधा कहें जाओ और अपना होमवर्क करो तो अक्सर वो रोना शुरू कर देते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहें बेटा क्या तुम पहले अपना मैथ्स का होमवर्क करोगे या साइंस का, तो क्या होता है? बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं कि होमवर्क करूं या ना करूं। सवाल बदल जाता है कौन सा होमवर्क पहले करूं। और दोनों ही केस में होमवर्क तो होगा ही। यही है इस तकनीक की खूबी। चलिए कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं और उन्हें कैसे डिकोड किया जाता है वो समझते हैं। एग्जाम्पल एक बिजनेस और सेल्स में मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं। आपके पास एक क्लाइंट है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है लेकिन अभी भी हिचकिचा रहा है।
पुराना तरीका, आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद लेते, ये बहुत अच्छा है, ये सीधा दबाव है, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। नया तरीका, आपका तो सर, आप ये प्रोडक्ट आज डिलीवर करवाना चाहेंगे या कल सुबह। सोचिए क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अभी तक हाँ नहीं कहा था कि वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेकिन आपके सवाल ने खरीदने के डिसीजन को पहले ही मान लिया है। अब उसका दिमाग इस पर फोकस कर रहा है कि कब डिलीवर करवाऊं, ना कि खरीदूं या ना खरीदूं। दोनों ही केस में प्रोडक्ट बिकेगा, आपका फायदा। ये काम क्यों करता है, इसे प्रीसपोजिशन कहते हैं। आप अपने सवाल में ही ये मान लेते हैं कि सामने वाला आपके फेवर में फैसला ले चुका है। आप एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सिर्फ डिटेल्स पर फोकस करता है, न कि कोर डिसीजन पर। जैसे आज या कल, कैश या कार्ड, रेड या ब्लू। एग्जाम्पल 2, किसी से मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिक्स करना। आप किसी से मिलना चाहते हैं लेकिन वो बिजी रहता है या टालमटोल करता है। पुराना तरीका, क्या आप मुझसे अगले हफ्ते मिल सकते हैं? जवाब आ सकता है अभी बिजी हूं या देखता हूं। नया तरीका आपका, क्या हम मंगलवार को दोपहर 2 बजे मिले या गुरुवार को शाम 4 बजे आपके ऑफिस में? यहां भी वही खेल है। आप उससे कब मिले नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि इन 2 ऑप्शंस में से कब मिले पूछ रहे हैं। उसे लगेगा कि उसने खुद से फैसला लिया है, लेकिन असल में आपने उसे 2 ऐसी चॉइस दी है जो दोनों ही आपके लिए सुविधाजनक है। एग्जाम्पल 3, टीम मैनेजमेंट या किसी से काम करवाना। आप अपने टीम मेंबर से एक रिपोर्ट तैयार करवाना चाहते हैं। पुराना तरीका, मुझे वो रिपोर्ट इस हफ्ते चाहिए। जवाब, ठीक है देखता हूं या बहुत बिजी हूं। नया तरीका आपका, मुझे ये रिपोर्ट मंगलवार तक मिल जाएगी या गुरुवार तक। फिर से आप उसे रिपोर्ट बनाने से मना करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप उसे सिर्फ टाइमलाइन में से चुनने का ऑप्शन दे रहे हैं। रिपोर्ट तो बननी ही है, और सबसे बड़ी बात, उसे लगेगा कि उसने खुद से आपको एक डेडलाइन दी है, जिससे उसके कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मजबूर चुनाव का भ्रम कैसे बनाया जाता है, इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। ऐसा सिर्फ 2 ऑप्शन दे। 3 या 4 ऑप्शन देने से सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है या उसे लग सकता है कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। 2 ऑप्शन परफेक्ट होते हैं, ये आसान लगते हैं और दिमाग को ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करते। बस दोनों ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद होने चाहिए, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर एक ऑप्शन आपके लिए घाटे का सौदा है तो ये तकनीक फेल हो जाएगी। जैसे अगर आप कहें आप प्रोडक्ट आज डिलीवर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो इसमें एक ऑप्शन आपके लिए नुकसानदेह है। आपको हमेशा ऐसे 2 ऑप्शन चुनने हैं जो दोनों ही केस में आपकी जीत सुनिश्चित करे। थर्ड ऑप्शन को नेचुरल लगना चाहिए। आपका सवाल ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे आप उसे फंसा रहे हैं। ये पूरी तरह से स्वाभाविक लगना चाहिए। आपकी टोन कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, ऐसी जैसे आपने पहले ही मान लिया है कि वो आपकी बात मान चुका है। चारा सवाल को सीधा और स्पष्ट रखें, कोई घुमावदार भाषा नहीं। सीधे 2 ऑप्शन दे, जैसे ये या वो, आज या कल, सुबह या शाम। 5 सामने वाले की साइकोलॉजी को समझे। अगर आपको पता है कि सामने वाला किस चीज को महत्व देता है, जैसे टाइम, पैसा, सुविधा, तो आप उसी हिसाब से अपने ऑप्शन बना सकते हैं। इस तकनीक की ताकत को आप जितना समझेंगे उतना ही आप इसे अपनी लाइफ के अलग अलग एरिया में अप्लाई कर पाएंगे। ये सिर्फ लोगों से काम निकलवाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको हर सिचुएशन में एक कंट्रोलिंग पोजीशन में रखता है। आपको कभी ना सुनने का डर नहीं रहता, क्योंकि आपने ना का ऑप्शन दिया ही नहीं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहरा समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे चॉइस पसंद है, ये इंसानी फितरत है। हम महसूस करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा चॉइस हमें पैरालाइज भी कर देती है। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। जब आप बहुत सारे ऑप्शन देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई भी फैसला नहीं ले पाते। इसलिए 2 ऑप्शन देना एक परफेक्ट बैलेंस होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास चॉइस है, लेकिन वो इतने नहीं है कि उन्हें कंफ्यूज कर दे। और जब आप 2 ऐसे ऑप्शन देते हैं जो दोनों ही आपके लिए फायदेमंद हैं, तो आप इस पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का फायदा उठा लेते हैं। आप उन्हें कंट्रोल का भ्रम देते हैं, जबकि असल में आप पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त को अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो आलसी है और घर पर रहना पसंद करता है।
पुराना तरीका, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, जवाब नहीं यार मूड नहीं है। या फिर कभी नया तरीका, आपका यार आज हम पार्क में वॉक करने चले या उस नए कैफे में कॉफी पीने। अब दोस्त के दिमाग में ये डिसीजन नहीं है कि घर रहूं या बाहर जाऊं, डिसीजन है पार्क जाऊं या कैफे जाऊं। दोनों ही केस में वो घर से बाहर निकलेगा और आपके साथ जाएगा। ये तकनीक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये इंसान के सबसे बेसिक इमोशन को ट्रिगर करती है, फ्रीडम की चाहत। हम सब फ्रीडम चाहते हैं। हमें लगता है कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो हमारा अपना है। और जब आप उन्हें दो ऑप्शन देते हैं तो आप उनके इसी फ्रीडम की भूख को शांत कर देते हैं। उन्हें लगता है मैंने खुद चुना है, और जब वो खुद चुनते हैं तो उस फैसले की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। अगर बाद में उन्हें लगता है कि उनका फैसला सही नहीं था तो वो आपको दोष नहीं देंगे। वो खुद को दोष देंगे क्योंकि उन्होंने खुद चुना था। यही है इस तकनीक का सबसे डार्क और सबसे ताकतवर पहलू। आप अपने टारगेट को अपने ही जाल में फंसाकर उसे ही उस जाल का मास्टर बना देते हैं। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो यहां काम करता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब है कि जब इंसान कोई फैसला ले लेता है तो वो उसे सही साबित करने की कोशिश करता है, चाहे वो फैसला कितना भी गलत क्यों ना हो। जब आपने किसी को दो ऑप्शन दिए और उसने एक चुन लिया, तो अब उसका दिमाग उस फैसले को सही ठहराने के लिए काम करेगा। वो उस ऑप्शन के फायदे ढूंढना शुरू कर देगा और उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। यानी आपके लिए जीत की डबल गारंटी। अब कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखते हैं जहां यह तकनीक और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। एग्जाम्पल, जार नेगोशिएशन। मूल भाव में मान लीजिए आप कोई डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला एक निश्चित कीमत पर एग्री करे। आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है तो हम इस डील को 50,000 रुपए में फाइनल करते हैं, जिसमें आपको अगले महीने पेमेंट करनी होगी, या आप शर्पाई 5,000 रुपए अभी कैश दे सकते हैं। सोचिए आपने क्या किया। आपने अपनी पसंदीदा कीमत 50,000 को एक लंबी पेमेंट विंडो के साथ जोड़ा और एक थोड़ी कम कीमत शार्पसदार को तुरंत कैश पेमेंट के साथ। दोनों ही केस में आपको फायदा है। हो सकता है आप 50 दार ही चाहते हो, लेकिन शार्पसदार कैश भी बुरा नहीं है। सामने वाले को लगेगा कि उसे 5 दार बचाने का मौका मिल रहा है, या फिर उसे पेमेंट के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। वो दोनों में से एक चुनेगा और दोनों ही केस में आपने अपनी डील को एक प्रॉफिटेबल रास्ते पर ला दिया। इस तकनीक में सब्टलिटी बहुत जरूरी है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज की टोन, सब कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे आप सिर्फ एक जेन्युइन चॉइस दे रहे हैं, एक मदद कर रहे हैं। अगर सामने वाले को जरा भी शक हो गया कि आप उसे फंसा रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाएगा और आपका खेल बिगड़ जाएगा। ये डार्क साइकोलॉजी की वो कला है जहां आप लोगों के फैसलों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ये एक ऐसा अदृश्य हथियार है जो आपको हर जंग में जीत दिला सकता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इस तकनीक को और गहराइयों से समझते हैं, जब आप पहचान पाते हैं कि कब, कहां और कैसे ये दो विकल्पों का जाल बुनना है, जब आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाले की साइकोलॉजी को कैसे रीड करके उसके लिए परफेक्ट फायदेमंद विकल्प कैसे बनाने हैं। और सबसे अहम बात, जब आप सीख लेते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप दूसरों को सिर्फ हाँ कहने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। अगले भाग में हम जानेंगे इस तकनीक की कुछ और एडवांस लेयर्स। हम सीखेंगे कि कैसे आप इन दो विकल्पों को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं, कैसे आप अलग अलग तरह के लोगों पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपने लिए तीसरा छिपा हुआ विकल्प भी बना सकते हैं जो इन दोनों से भी बेहतर हो, लेकिन सामने वाले को कभी दिखेगा ही नहीं। हम ये भी जानेंगे कि इस तकनीक का इस्तेमाल जब कोई आप पर करे तो आप उसे कैसे पहचाने और कैसे उससे बचे, क्योंकि इस गेम में सिर्फ वही जीतता है जो गेम के नियमों को सबसे बेहतर जानता है। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए। तैयार हो जाइए लोगों के फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले इस बात को गहराई से समझ लीजिए, आप जितने गहरे इस साइकोलॉजी को समझेंगे उतने ही ताकतवर बनेंगे और उतनी ही जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ेगी।
क्योंकि ये ताकत आपको एक ऐसा एडवांटेज देगी जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ दो विकल्प नहीं हैं, ये वो दो रास्ते हैं जिनका अंत हमेशा आपकी जीत होता है। अगले भाग में हम इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आप किसी को दो विकल्प देकर अपनी इच्छानुसार नतीजे हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी। आज हम इस गेम को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगे, जहां सामने वाले को लगेगा कि वो अपने मन से चुन रहा है, लेकिन असल में उसकी हर पसंद सिर्फ आपको फायदा पहुंचाएगी। ये सिर्फ दो ऑप्शंस देने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिमाग से खेलने का एक आर्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस खेल की अगली सीढ़ी पर। अब हम उन बारीकियों को समझेंगे जो इस तकनीक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि या तो ये करो या वो करो। इसमें टाइमिंग, फ्रेमिंग और इमोशंस का सही इस्तेमाल सबसे जरूरी है। मान लीजिए आपको किसी से एक बड़ा फेवर करवाना है जो शायद वो करना ना चाहे। अगर आप सीधे पूछेंगे तो शायद वो मना कर देगा। यहीं पर दो विकल्पों का जाल काम आता है। आप उसे दो ऐसे विकल्प देते हैं जिनमें से एक तो वही है जो आप उससे करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरा विकल्प इतना बुरा या अनचाहा होता है कि पहले वाला विकल्प अपने आप आकर्षक लगने लगता है। उदाहरण के लिए आपको अपने दोस्त से अपना सामान शिफ्ट करवाना है। आप सीधे नहीं कहेंगे भाई मेरा सामान शिफ्ट करवा दे, वो बहाना बना देगा। आप कहेंगे यार मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो मैं कल सुबह 6 बजे अकेला ही अपना सारा सामान ले जाऊं जिसमें पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और मेरी कमर टूट जाएगी, या फिर तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो और हम 2-3 घंटे में काम निपटाकर शाम को तुम्हारी फेवरेट जगह पर डिनर करें। अब देखिए दोस्त के पास दो विकल्प हैं। एक, आपको अकेले 6 बजे सुबह मेहनत करते हुए देखे और फिर अपने लिए भी कोई काम बचे, या फिर थोड़ी मदद करके जल्दी काम निपटाए और शाम को अपनी पसंद का डिनर एंजॉय करे। ज्यादातर चांसेस हैं कि वो दूसरा विकल्प ही चुनेगा जो आपके लिए फायदेमंद है। आपने उसके सामने एक फॉल्स चॉइस रखी है, जहां एक विकल्प तो उसे पूरी तरह से नापसंद है ही, लेकिन ये तो बेसिक है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन विकल्पों को और भी सूक्ष्म तरीके से फ्रेम करते हैं। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव फ्रेमिंग। आप सामने वाले के दिमाग में पहले से ही एक इमेज बना देते हैं जिससे उसके लिए आपके मनपसंद विकल्प को चुनना आसान हो जाता है। सोचिए आपको एक मीटिंग में किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल चाहिए। प्रोजेक्ट थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके फायदे बहुत ज्यादा है। अगर आप सीधे रिस्क बताएंगे तो लोग घबरा जाएंगे। तो आप क्या करते हैं? आप मीटिंग से पहले कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर दें, लेकिन उनका जवाब सिर्फ आपका प्रोजेक्ट दे सकता है। आप कहते हैं देखिए हमारी कंपनी इस वक्त एक क्रिटिकल जंक्शन पर खड़ी है। या तो हम पुरानी सेफ और धीमी अप्रोच पर चलते रहें और मार्केट में अपनी लीडरशिप खो दें, या फिर हम एक बोल्ड इनोवेटिव स्टेप ले, थोड़ा रिस्क उठाएं लेकिन नए दरवाजे खोलें और भविष्य के लीडर बने। अब आपने क्या किया? आपने पुरानी अप्रोच को मार्केट में लीडरशिप खोने से जोड़ दिया है। कोई भी लीडरशिप खोना नहीं चाहेगा, और बोल्ड इनोवेटिव स्टेप को भविष्य के लीडर बनने से जोड़ दिया है। अब जो प्रोजेक्ट आप अप्रूव करवाना चाहते हैं वो अपने आप इस बोल्ड इनोवेटिव स्टेप की कैटेगरी में फिट हो जाएगा। सामने वाले को लगेगा कि वो खुद समझदारी दिखा रहा है, जबकि आपने पहले ही उसकी सोच को एक दिशा दे दी है। ये तकनीक सिर्फ बड़े बिजनेस या पॉलिटिकल गेम में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। बच्चे से कोई काम करवाना हो, पार्टनर को किसी बात पे राजी करना हो, या अपने बॉस से छुट्टी लेनी हो। जैसे आपको अपने बच्चे से उसका कमरा साफ करवाना है, आप सीधे कहेंगे कमरा साफ करो, तो वो ना नुकुर करेगा। आप कहेंगे बेटा तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम अभी अपना कमरा साफ कर लो और फिर हम शाम को पार्क में खेलने चलेंगे, या फिर तुम कमरा साफ नहीं करो और फिर आज शाम को टीवी देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चे के दिमाग में दो क्लियर पिक्चर हैं, एक में मजा है, दूसरे में सजा। कौन सा विकल्प चुनेगा? वही जो आपके काम का है। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। आप सामने वाले को महसूस करवाते हैं कि उसके पास कंट्रोल है, वो अपनी मर्जी से चुन रहा है, जबकि असल में आपने उसके सारे विकल्प पहले ही तय कर दिए हैं। ये मानवीय स्वभाव की एक कमजोरी है कि हम आजाद महसूस करना चाहते हैं, भले ही हमारी आजादी एक सीमा के अंदर ही क्यों ना हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग अक्सर कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना चाहता है।
जब हमें दो विकल्पों में से एक चुनना होता है और एक विकल्प साफ तौर पर दूसरे से बेहतर लगता है या कम बुरा लगता है, तो हमारा दिमाग उस बेहतर विकल्प को सही ठहराने लगता है। और एक बार जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो हम अक्सर कंफर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं, यानी हम उस निर्णय को सही साबित करने के लिए और सबूत ढूंढने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी को दो जॉब ऑफर्स दिए। एक जॉब है जिसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत है लेकिन करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है और सैलरी भी थोड़ी ज्यादा है। दूसरा जॉब बी जिसमें काम आसान है लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है और सैलरी भी कम है। आपने जॉब को थोड़ा और आकर्षक बनाकर पेश किया, जबकि जॉब बी के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट किया। जब सामने वाला जॉब चुन लेगा तो वो खुद को यकीन दिलाएगा कि उसने सबसे सही फैसला लिया है और वो जॉब के फायदों को बढ़ा चढ़ा के देखेगा, जबकि जॉब बी के बारे में सोचेगा भी नहीं। एक और बहुत पावरफुल तरीका है लॉस एवर्जन का इस्तेमाल करना। इंसान को फायदा मिलने से ज्यादा नुकसान होने का डर होता है। आप अपने विकल्पों को इस तरह फ्रेम करते हैं कि अगर सामने वाला आपका मनपसंद विकल्प नहीं चुनता तो उसे किसी चीज का नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आप अपनी टीम को कोई नया थोड़ा मुश्किल लेकिन फायदेमंद प्रोसेस अपनाने के लिए राजी करना चाहते हैं। आप कहते हैं, देखिए दोस्तों, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम इस नए प्रोसेस को अपनाएं जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन इससे हमारी प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाएगी और मार्केट में हमारी लीड बरकरार रहेगी, या फिर हम पुराने तरीके से ही चलते रहें और अपनी प्रोडक्टिविटी में गिरावट देखें जिसका सीधा असर हमारी मार्केट शेयर और यहां तक कि हमारी नौकरी पर भी पड़ सकता है। अब यहां प्रोडक्टिविटी में गिरावट और नौकरी पर असर जैसे शब्द लॉस एवर्जन को ट्रिगर करते हैं। लोग नुकसान से बचने के लिए तुरंत नए प्रोसेस को अपनाने के लिए राजी हो जाएंगे, भले ही उसमें मेहनत ज्यादा क्यों ना लगे। यह तकनीक सिर्फ दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो खुद को भी दो विकल्प दें, जैसे या तो मैं आज रात जंक फूड खाऊं और कल सुबह बीमार और आलसी महसूस करूं, या फिर मैं हेल्दी खाना खाऊं और कल सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक उठूं। जब आप अपने दिमाग के सामने ये दो क्लियर पिक्चर रखते हैं तो अच्छे विकल्प को चुनना आसान हो जाता है। लेकिन इस खेल में एक और बारीक परत है जिसे समझना जरूरी है, एंकरिंग इफेक्ट। आप जब दो विकल्प देते हैं तो पहले वाले विकल्प को एक एंकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी से 10 लाख रुपए का चंदा मांगना चाहते हैं। अगर आप सीधे 10 लाख मांगेंगे तो शायद सामने वाला हिचकेगा। आप पहले कहते हैं, देखिए हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए भी दे सके तो बहुत मदद होगी। हालांकि अगर आप 10 लाख रुपए भी दे दे तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब आपने क्या किया? आपने पहले 50 लाख और 50 लाख जैसे बड़े नंबर पेश किए। ये एंकर बन गए। 10-10-10 रुपए अब उनके मुकाबले में बहुत कम और वाजिब लगेंगे। सामने वाले को लगेगा कि वो कम पैसे देकर भी मदद कर रहा है, जबकि असल में 10-10-10 रुपए ही आपका असली टारगेट था। अब आप समझ रहे होंगे कि यह सिर्फ या तो ये या वो कहने से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। यह इंसान के दिमाग को समझने और उसे सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करने का खेल है। लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह इसका भी सही और गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि जब कोई आप पर यह गेम खेल रहा हो तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? सबसे पहले हमेशा सचेत रहें। जब भी आपको दो या सीमित विकल्प दिए जाएं, तो एक पल रुककर सोचें, क्या यह सचमुच मेरे पास सिर्फ यही विकल्प हैं, या कोई तीसरा, चौथा या पांचवा विकल्प भी हो सकता है जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा है। सवाल पूछना सीखें, क्या कोई और तरीका है? क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर मैं ये दोनों ही विकल्प ना चुनूं तो क्या होगा? अक्सर लोग ऐसे सवालों के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्होंने पहले से ही आपके लिए एक इल्यूजन ऑफ चॉइस क्रिएट कर दिया होता है। सामने वाले के हिडन मोटिव को समझने की कोशिश करें। वो आपको ये विकल्प क्यों दे रहा है? इससे उसका क्या फायदा होगा? जब आप उसके मोटिव को समझ जाएंगे तो आप उसके गेम को पहचान पाएंगे, और सबसे जरूरी, अपनी सीमाओं को पहचानें। अगर कोई विकल्प आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो ना कहना सीखें। सिर्फ इसलिए किसी चीज को ना चुने क्योंकि वो दूसरे ज्यादा बुरे विकल्प से बेहतर लग रही है। हो सकता है कि दोनों ही विकल्प आपके लिए सही ना हो,
इस मनोविज्ञान को समझने का असली मकसद सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल होने से बचाना भी है। जब आप जानते हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है, तो आप इसे दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि आप इसे अपने ऊपर इस्तेमाल होने से रोक सकें। यह आपको एक बेहतर नेगोशिएटर, एक ज्यादा समझदार व्यक्ति और एक मजबूत डिसीजन मेकर बनाता है। जिंदगी में अक्सर लोग हमें दोराहे पर खड़ा कर देते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपके पास हमेशा एक तीसरा विकल्प होता है, और वो है खुद की सोच, अपनी मर्जी और अपने विवेक का इस्तेमाल करना, अपने विकल्पों को पहचानना, उन्हें बनाना और अपनी शर्तों पर खेलना। तो अगली बार जब कोई आपके सामने सिर्फ दो रास्ते रखे, तो थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सवाल पूछिए, क्या यही दो रास्ते हैं या मेरा रास्ता कुछ और है? हो सकता है कि आपका तीसरा विकल्प सबसे बेहतर और सबसे फायदेमंद हो। यह ज्ञान एक ताकत है, और ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। क्या आप इसका इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए करेंगे, या खुद को और दूसरों को ऐसे मैनिपुलेशन से बचाने के लिए? यह फैसला आपका है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, या आपको ये डार्क साइकोलॉजी की बातें इंटरेस्टिंग लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस खेल को समझ सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपने कब इस तरह के दो विकल्पों के जाल को एक्सपीरियंस किया है, या आप इसे कहां इस्तेमाल करना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ह्यूमन बिहेवियर और डार्क साइकोलॉजी से जुड़े ऐसे ही गहरे राजों को जान सकें। हम अगले वीडियो में एक और गहरे मनोवैज्ञानिक राज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें, सवाल पूछते रहें और अपनी सोच को किसी के भी हाथ की कठपुतली ना बनने दें। जय हिंद।